नमस्कार। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक अहम मुद्दे पे चर्चा करेंगे। ये अहम मुद्दा कुछ इस तरीके का है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी, क्या इनमें से कोई सुप्रीम है? और दूसरा मुद्दा कि क्या कोई एक दूसरे के पावर में हस्तक्षेप कर सकता है? ये अहम मुद्दा आज चर्चे में इसके लिए है क्योंकि रिसेंटली एक ये जो जुगलबंदी जो दोनों में जो चलती रहती है, पार्लियामेंट और जुडिशरी, ये जुगलबंदी आज एक वापस चर्चे में आई हुई है। वो इसलिए क्योंकि जुडिशरी का पावर टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, क्या ये पावर उचित है? क्या ये पावर जायज़ है? क्या ये पावर कोर्ट के पास होनी चाहिए या है? इसके ऊपर वापस सवाल उठाए गए। ये सवाल गलत नहीं है, ये सवाल काफ़ी अरसों से उठाते आ रहे हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर ऐसा सोचा जाए कि फिर इसके हल में अगर जाना है कि क्या सच में जुडिशरी के पास पावर है या नहीं है, क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो ये ओपिनियन बनाने से पहले मेरा हमेशा एक मानना है कि नॉलेज बिफोर ओपिनियन। तो मैंने सोचा चलो कुछ नॉलेज ही लिया जाए, और वो थोड़ा बहुत जितना भी मुझे समझ में आता है और जितना भी नॉलेज मेरे पास है वो शेयर किया जाए। तो इसलिए ये चर्चा आज एक महत्वपूर्ण हो जाती है और एक प्रयत्न रहेगा कि इसके दोनों अर से, दोनों साइड से हम लोग नॉलेज लेने की आज कोशिश करें। तो चलो ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें ये चीज़ समझनी है कि एग्जैक्टली क्या पार्लियामेंट या जुडिशरी दोनों में से कोई सुप्रीम है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों बने कहाँ से, दोनों को पावर आई कहाँ से। तो ये तो एक बहुत ही साधारण सा सवाल है कि दोनों को पावर आई वहाँ से जब भारत, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत एक एक टेक्स्ट लिखी गई जिसको आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहाँ से पावर आती है दोनों को। इसके भी पीछे अगर जाओ, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो एक फैक्ट हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली ये दोनों को, ये एक फैक्ट है। एक आसान सी एक चीज़ हम समझ के लेते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ दुनिया में जब बनती है, कोई भी इनोवेशन होता है, कोई रिवॉल्यूशन होता है, ऐसे रातों रात होने वाली चीज़ें नहीं है ये। इतनी बड़ी घटना है। फॉर दैट मैटर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ पे भी कोई वॉर, कोई महत्वपूर्ण घटना, कोई एक राजा का एम्पायर डिमोलिश होना, दूसरा राजा उभर के आना, ये एक रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है। आज हम इस एरा में जीते हैं। आज हमें हमारे आजू बाजू में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें हैं, इसका ज्ञान है। हमें इसका नॉलेज होने की वजह से हमें पता है कि कल को एक कोई डिसीजन लिया गया या गवर्नमेंट ने या हमारे फैमिली मेम्बर ने, तो वो क्यों लिया गया। हमें पूरा अधिकार है वो डिसीजन को एक्सेप्ट करना, उसको क्रिटिसाइज करना, हमें पूरा अधिकार है। बट उसके पहले हमारे पास नॉलेज है कि ओके ये डिसीजन लिया क्यों गया, और इसके लिए हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, हमें उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसका हमें पूरा अधिकार मिल जाता है। तो वैसे ही अगर ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिली, ये एक फैक्ट है, हम सिर्फ इस पे ही निर्भर रह गए तो वो नॉलेज नहीं हो गया, वो हो गई सिर्फ फैक्ट। तो अगर नॉलेज लेना है तो उसके पीछे जाना पड़ेगा कि फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर दे रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। अब इससे भी रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि बहुत फेमस है, और ये हमें स्कूल से लेके पढ़ाया जाता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे। वी बोरोड इट, सॉरी,
बट ये बोरोड शब्द थोड़ा सा अंडरमाइन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को। इतने भी हल्के विचार, इतने भी साधारण विचार हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के थे नहीं। तो फिर क्या किया गया? हाँ, ये बात सही है, कुछ चीज़ें यूके से ली गई, कुछ चीज़ें यूएसए से ली गई, कुछ कनाडा से मॉडल उठाया गया और बहुत सारे कंट्रीज से चीज़ें ली गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने बोरो किया। जो मैंने स्टार्टिंग में बोली चीज़, नॉलेज बिफोर ओपिनियन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने भी यही किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होना चाहिए, ये ओपिनियन बनाने से पहले नॉलेज ली, और नॉलेज को सीमित नहीं रखा, उसको पूरे वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशन तभी के, या तभी के लीगल प्रिंसिपल्स, तभी के फंडामेंटल राइट्स, जिसको तभी फंडामेंटल राइट्स नहीं बोला जाएगा, उसके पहले ह्यूमन राइट्स मान लो, तभी के कॉन्वेंशंस, इसको पढ़ा गया। इसमें से बात निकल के आई, या इसमें से समझ निकल के आई कि भारत के लिए, इंडिया के लिए सबसे उचित या सबसे परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वहां से निकल गया। ये सारे मुद्दों को वर्ल्ड से लिया गया, पढ़ा गया, उसका नॉलेज लिया गया और इन सब को ढाला गया इंडिया की परिस्थितियों के हिसाब से। अब ये कोई साधारण काम नहीं है, और ऐसे ही काम करते वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही सिंपल सा उनके पास एक 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 प्रोविजन था कि सीधा यूके से एक मॉडल उठाओ, जो कि ऑलरेडी उन्होंने इंडिया में बहुत हद तक इम्प्लीमेंट कर चुके थे, और उसी को लागू कर दो। हमारा आज का जो डिस्कशन है, पार्लियामेंट्री वर्सेस जुडिशरी, इज एनीवन सुपीरियर, उसकी स्टार्टिंग यही से होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना था, तो हु बेटर देन यूके हु हैज अ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी, उनसे ही मॉडल उठा के सीधा इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्यों इंडिया में, क्यों भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात सोची गई? और जब हम बोल रहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक ऐसा ड्राफ्ट, एक ऐसा टेक्स्ट जो आज से आगे गवर्न करेगा हर चीज भारत में, किसके पास कितनी पावर होगी, किसकी पावर कौन चेक कर सकता है, ये सारी चीजें वो टेक्स्ट अगर कंट्रोल करना चाह रहा है और करता है, आज सब लोग उसको सुप्रीम मानते हैं, तो उसके बनने के पहले की सोच को समझो। अगर एक टेक्स्ट लिखी जाने वाली है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाने वाला है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट लिखा जाने वाला है, क्यों लिख रहे? क्योंकि आज के बाद वो दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट, उस एग्रीमेंट से बाइंडिंग होने वाले, उसके बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ये सोच ही दिखा रहा है कि ये एक ऐसी टेक्स्ट होगी जो सुप्रीम होगी। इसके कुछ कंसेप्ट्स हम लोग को यूएसए से समझ में आते हैं। ज़्यादा लीगल बातों में मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये डिस्कशन सारे लोगों के लिए ना कि सिर्फ लीगल फ्रेटर्निटी के लिए, बट कुछ बीइंग अ लॉयर बीच बीच में बातें निकल के आएगी। जैसे एक बात है यूएसए का 1800 स्टार्टिंग फेज ऑफ 19th सेंचुरी, 1803 आसपास, एक मार्बरी वर्सेस मेडिसन एक केस लॉ है, जिसमें इसकी बात की गई कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी बाकी साधारण लॉ जैसा ही है? और बात ये निकल के आई, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ हायर लॉ। So the higher law and other laws which are made under the ambit of this law, these are ordinary laws. और जब ये हायर लॉ और ऑर्डिनरी लॉ में अगर कंपैरिजन हो, तो ऑर्डिनरी लॉ ऐसा बनना चाहिए जो हायर लॉ को, उसको इसके साथ इनकंसिस्टेंट ना हो, उसके प्रोविजंस को वो हैम्पर ना करे।
बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आज के डेट में हम जब सोचते हैं तो बहुत ही नॉर्मल समझ ऐसे लगता है अपने को, बट बात को समझिए, ये 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग है। तब ये प्रिंसिपल्स कुछ डेवलप नहीं हुए, तभी का डिसीजन है, इसके लिए इसको इम्पोर्टेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम मान के चलते हैं एक हायर लॉ है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के वजह से हम भी उसे मानते हैं, हाँ हमने इसको हायर माना है, हाँ हम इससे गवर्न हो गए, और ये कोई डिनाई नहीं करता। जुडिशरी तो वैसे भी दे कीप द कॉन्स्टिट्यूशन एट हेल्म, बट पार्लियामेंट भी उसको हमेशा हेल्म पे रखा हुआ है। इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब हम यूके के मॉडल को एज इट इज उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए नहीं। अगर नहीं किए तो पहला मुद्दा बाहर निकल के आता है, पार्लियामेंट सोवेर्निटी को भारत ने 100% रिकॉग्नाइज, जैसे इंग्लैंड में किया गया वैसे यहाँ पे नहीं किया गया। तो सुप्रीम कौन है? सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात हिस्ट्री में जाके, थोड़े से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री में जाके तो समझ में आई, लेकिन खुद कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये चीज बोलता है? क्या खुद कॉन्स्टिट्यूशन कहीं दिखाता है कि हाँ हम पार्लियामेंट्री मॉडल है, लेकिन नॉट एन एब्सोल्यूट पार्लियामेंट सोवेर्निटी? पार्लियामेंट्री मॉडल को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो प्रोविजन आर्टिकल 75 में हमें दिखेगा। आर्टिकल 75 की अगर बात करें तो आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 3 में लिखा गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो हाउस ऑफ पीपल को रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पार्लियामेंट पावर ज़्यादा होल्ड करता है और उससे निकलती है पावर। लेकिन जैसे इसके पहले भी हमने बात की, ये पार्लियामेंट के ऊपर भी एक पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसका एक एग्जाम्पल या एक सोर्स जो दिख के आता है वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सोचा, और इसलिए सोचा क्योंकि एक टेक्स्ट होनी चाहिए जो सब गवर्न करेगी, जो सबके ऊपर होगी, उसके अम्ब्रेला के अंडर सब चीजें होगी। ये रहा एक मुद्दा। अब दूसरी बाजू कि क्या जुडिशरी के पास फिर पावर है कि पार्लियामेंट के पावर्स में इंटरफेयर करने का? पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी 75 से दिखती है, और पार्लियामेंट को पावर कहां से आती है? अगर हम बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, तो पावर आती कहां से? पार्लियामेंट को पावर आती है कोई लॉ बनाने की, आर्टिकल 245 से। और आर्टिकल 245 अगर ध्यान से पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन अगर प्रिलिमिनरी अगर इसको पढ़ो तो आर्टिकल 245 का स्टार्टिंग बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिए गए, वापस कॉन्स्टिट्यूशन खुद बता रहा है कि मैं सुप्रीम हूं, मेरे प्रोविजंस को हैम्पर करने वाला कोई लॉ पार्लियामेंट बना नहीं सकता। तो दैट मीन्स पार्लियामेंट इज गेनिंग पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। अब सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, और प्रोविजंस मान लो कोई लॉ से हैम्पर हो रहा है, तो क्या? सेम चीज आर्टिकल 13 बात करता है। आर्टिकल 13 अगर तुम लोग देखो तो बोलता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन विथ फंडामेंटल राइट्स। इसका सब क्लॉज 2 देख लीजिए, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। तो पहले एक बता रहा है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाएगा नहीं, लेकिन इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, एंड एनी लॉ इफ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड। अब ये जो दो प्रोविजंस है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 245, ये जो हमने अभी अभी
थोड़ा रेफर किया। अगर इनको ध्यान से देखो तो इट शैल बी टर्म्ड वॉइड, और 245 बोल रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। तो पहले तो लॉ ऐसे बनाओ जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस है, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हुआ तो क्या, इट शैल बी टर्म्ड वॉइड। अब कौन करेगा, कौन वॉइड तय करेगा? और ये वॉइड तय करने की पावर जुडिशरी को है। तो जुडिशरी को अगर लॉ, कोई भी लॉ का इनकंसिस्टेंसी चेक करने की, उसको अगर इनकंसिस्टेंट है तो वॉइड करार करने की पावर है, तो एनी ऑर्डिनरी लॉ विच इज मेड अंडर दिस हायर लॉ दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इफ दिस ऑर्डिनरी लॉ को चेक करने का पावर जुडिशरी के पास है, तो ये हायर लॉ के प्रोटेक्शन के लिए भी, या हायर लॉ के प्रोविजंस को चेक करने का अधिकार भी किसी के पास है, जुडिशरी के पास है। अगर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हुआ तो वॉइड करार कर दीजिए। तो वॉइड करार करने के लिए क्या जुडिशरी को पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो हर प्रोविजन को चेक किया जाए इन रिलेशन विथ लॉ? तो ये पावर जुडिशरी के पास दिया गया है कि चेक कीजिए कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रोविजंस हैम्पर हो रहे, अगर हो रहे तो वॉइड करार करो, आपके पास पावर है। इतना पावर अगर जुडिशरी के पास दिया गया है, फिर सवाल उठते हैं कि क्यों फिर पार्लियामेंट बात करता है कि ये लोग, जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं और ये जब चेक करते हैं उसे अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो दे आर इंटरफेयरिंग इनटू आवर पावर। ऐसा क्यों? उसका भी एक रीजन है, हम वो दूसरी बाजू भी हम समझ के लेंगे। वो दूसरी बाजू कुछ इस तरीके से है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पावर है, पहले ऐसा वर्डिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में ऐड किया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर मिलता है आर्टिकल 368 से। और पहले जैसे मैंने कहा ये शब्द थे नहीं, ये बाद में लिखे गए पावर। और आज के वर्डिंग्स अगर पढ़े तो आज के वर्डिंग्स के हिसाब से आर्टिकल 368 बोलता है power of parliament to amend the constitution and procedure thereof। तो पार्लियामेंट की तरफ से मुद्दा ये उठ के आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम हायर रख रहे, जिसको हम सुप्रीम रख रहे, ये सुप्रीम हमें पावर देता है अंडर आर्टिकल 368 की अमेंड करो, या कर सकते हैं। अच्छा, वापस अगर जाए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और अगर हम बोले कि हमने सिर्फ बोरो करके उठाया गया, बात को समझो, क्यों अमेंडमेंट ऐसा डाला गया? अमेंडमेंट इसके लिए डाला गया क्योंकि द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी डिमांड्स चेंज इन द लॉ ऑल्सो, डिमांड्स चेंज इन द प्रिंसिपल्स ऑल्सो। ये सोच रखी गई और वहां से उभर के आता है अमेंडमेंट का कंसेप्ट। ये अमेंडमेंट की प्रोविजन से पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन को चाहे तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए पार्लियामेंट का कहना रहता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम है उसने हमें पावर दे के रखा है, तो ये जो दूसरा ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया जो जुडिशरी है, ये क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो प्रिंसिपल्स है उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे, सेपरेशन ऑफ पावर, there is legislative, there is executive, and there is judiciary, three different organs. Why is this judiciary organ coming into our power, our supreme power, the power which we derive from the constitution? हमारे पावर में ये क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? ये दूसरे साइड का आर्ग्यूमेंट। तो सेपरेशन ऑफ पावर हैम्पर हो रहा है। जो हायर लॉ जो तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं, वही हायर लॉ हमें पावर देता है। तो फिर तुम्हारा हमारे पावर में इंटरफियर करने का काम क्या है?
ये आर्ग्यूमेंट आता है पार्लियामेंट्री की साइड से। इसमें बस एक थोड़ा सा डीप में लीगल कंसेप्ट्स या लीगल थियरीज के डीप में अगर जाओ तो इसमें बस एक बात निकल के आती है कि इस द पार्लियामेंट्री के साइड से और एक मुद्दा या और एक आर्ग्यूमेंट जिसको बोल सकते हैं वो निकल के आता है कि इफ कैन कॉन्स्टिट्यूशन गो ऑन टू चेक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करने का, इतना डीप जाने का क्या अधिकार है जुडिशरी के पास? जुडिशरी तब इंटरप्रेट करता है कोई भी चीज जब किसी चीज में एम्बिग्यूटी हो, कोई चीज क्लियर नहीं है। अगर क्लियरली लिखी है तो जुडिशरी को कोई अधिकार नहीं है उसके बियॉन्ड जाके कुछ और उसका मतलब निकालने का। अगर क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, जिस तरीके से लिखा गया है उसमें कंफ्यूजन है, तो देन जुडिशरी एंटर्स इनटू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन को कुछ लिमिट है, एंड व्हाट इज दैट लिमिट? दैट लिमिट इज स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि क्या तुम स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, स्पिरिट ऑफ द पार्लियामेंट विच इज अमेंडिंग अंडर द पावर गिवन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसको चेक कर सकते हो? ये एक डिस्कशन सिर्फ ये मुद्दे के ऊपर और डीप में हो सकता है। क्या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जा सकता है? और ये जो डिबेट बाहर निकल के आया है बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी कि कैन जुडिशरी इंटरफियर इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये इसी के लिए निकल के आया है क्योंकि कहीं ना कहीं द फेमस, द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशवानंदा भारती, उसने कहीं ना कहीं ये एक बैकडोर ढूंढा है। इवन इफ द पार्लियामेंट एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ अमेंडमेंट, ये एक बैकडोर ढूंढा है टू एंटर इनटू दैट पार्लियामेंट्स पावर कि तुम भले ही अमेंड करो लेकिन तुम सुप्रीम नहीं हो, तो इसके लिए तुम कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा अमेंड नहीं कर सकते कि उसका मूल ढांचा, द बेसिक स्ट्रक्चर, उसी को चेंज कर दो। तो ये एक बैकडोर है टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है कि क्या जुडिशरी इसमें जा सकता है, इतने डीप लेवल पे जा सकता है, यही पे मुद्दा बाहर निकल के आता है। फिर क्यों इस पे डिबेट की जाए, और यही पूरी डिबेट है। थोड़ा सा ये लीगल डिस्कशन हो जाएगा जो आज के प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा डीप में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऊपर से मुद्दे जो दोनों साइड से बाहर निकल के आए कि एक जुडिशरी के साइड से अगर बात करो तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक हायर लॉ है, और ये हायर लॉ को प्रोटेक्ट करने के अधिकार जुडिशरी के पास है, जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने जुडिशरी को काम भी वो दिया हुआ। पार्लियामेंट के साइड से देखो तो देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, there are 3 different organs. Why is one organ interfering into the power of another? Second, especially relating to amendment of the constitution, the power has been given under the constitution article 368 act. The power is specified, expressly given in the provision, and then why judiciary is interfering? हम भी मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दे के रखा है, तो फिर ये पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन, ये क्यों इंटरफेयर कर रहा है? ये हो गया इस साइड से आर्ग्यूमेंट। ओपिनियन मैं बताना नहीं चाहता, ओपिनियन अपनी अपनी फॉर्म करो। बस इस डिस्कशन से एक चीज़ करना चाहता था, नॉलेज बिफोर ओपिनियन। ये नहीं कि ये नॉलेज 100% है या यही सब कुछ है, इसके बाहर जाके और डिस्कशन हो सकते हैं। ज़्यादा डीप कॉन्स्टिट्यूशन में या लीगल में मैं आज जाना नहीं चाहता था, इसके लिए भी नहीं कर पाया डिस्कशन। दूसरी बात, मेरे भी नॉलेज में लिमिटेशंस है, तो इसके बाहर जाके और नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ओपिनियन बनाने से पहले प्लीज़ नॉलेज लीजिए, नॉलेज बिफोर ओपिनियन। थैंक यू। हैप्पी रिपब्लिक डे।